Let's see illustration number 1 of cash flow statement. सबसे पहले we will see the question. इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट दे रखा है एंड रिकंसिलिएशन ऑफ अर्निंग, दैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ये दे रखा है यहाँ पर. इसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है वो बैलेंस शीट दे रखी है 2007 और 8 की दे रखी है आपको. बैलेंस शीट के बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, केवल एक ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड 72,000 का. बाकी यूजुअल बैलेंस शीट के आइटम्स दे रखे हैं. Now let's see how to solve this question step by step. First of all, you have to see the balance sheet. बैलेंस शीट में आपको सबसे पहला काम करना है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस लेना है. तो पहले देखते हैं करंट एसेट्स कौन कौन सी है आपके पास. डेटा, स्टॉक और एडवांसेस. कैश को आप छोड़ दीजिए. सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज में आपको क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं. इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसका डिफरेंस लेना है. इनकम टैक्स पेबल भी करंट लाइबिलिटी में आता है, लेकिन इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, इसको आपको अभी नहीं लेना है. तो डिफरेंसेस आपको यहाँ पे लेने हैं करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के. करंट एसेट का डिफरेंस देखते हैं कैसे लेना है. डेटर्स आप देखिए 1,60,000 से 1,86,000 हो गए. इसका मतलब 18,000 का इंक्रीज हुआ है, तो प्लस 18,000 मैंने यहाँ लिखा है, ये डिफरेंस लेना है आपको. सिमिलरली स्टॉक में डिक्रीज हुआ है, 2,64,000 से 96,000 हो गया है, तो डिक्रीज हो गया है, तो ब्रैकेट में लिखा है निगेटिव 1,68,000. एडवांसेस का आप इसी तरह से 1,200 का इंक्रीज हो रहा है. करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं 6,000 से, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं 24,000 से. ये डायरेक्टली आपको ये जो स्टेटमेंट है डिफरेंसेस क्या, ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इससे आपको स्टेटमेंट बनाना है लेटर ऑन. नाउ वंस यू हैव टेकन द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, नाउ वी विल आइडेंटिफाई कौन कौन से आइटम है बैलेंस शीट में जिसका अकाउंट बनाना है. उसके लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा. इन एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन सी द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड दे रखा है, तो इक्विपमेंट जो आइटम है उसका तो आपको अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे. तो बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है आपको. साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग ऑन इक्विपमेंट पे दे रखा है आपको, तो इसका भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट. इनकम टैक्स पेबल का आप हमेशा अकाउंट बनाना सेपरेट. एंड लास्टली लैंड फिक्स एसेट है, इसका कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट इसके फिगर्स ले सकते हैं डिफरेंस, या अगर आपको अकाउंट बनाना है तो इसका अकाउंट भी बना सकते हैं. इसके बाद कैपिटल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, इसलिए डायरेक्ट इसका डिफरेंस लेना है, और सरप्लस प्रीपेंडल का भी अकाउंट नहीं बनाना है आपको. नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले आप देखो लैंड का अकाउंट, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है इसके बारे में, तो बहुत ही इजीली आपका बन सकता है. लैंड एक फिक्स एसेट है. ओपनिंग बैलेंस हमेशा इसका डेबिट साइड पे रहेगा, तो ओपनिंग है 48,000, क्लोजिंग दे रखा है 96,000, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा आपका परचेसेस. डेबिट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब परचेसेस इतना आपने किया है 48,000 का लैंड. इसके बाद आपको जो सेकंड अकाउंट बनाना है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का बनाना है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट बनेगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग आपको क्रेडिट साइड में लिखना है 1,20,000. यू कैन सी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग था 1,20,000 और क्लोजिंग था 1,32,000. तो डायरेक्टली आप इसको पहले अरेंज कर लीजिए. सबसे पहले ओपनिंग लिख लो क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग लिख लो डेबिट साइड में. इसके बाद इस साल आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है. ये आपको P&L से पता चलेगा हाउ मच डेप्रिसिएशन वी हैव चार्ज ड्यूरिंग द ईयर. तो इनकम स्टेटमेंट देखो आप, इनकम स्टेटमेंट में आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है 60,000 का, तो डायरेक्टली आप इसको यहां पर अकाउंट में लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन 60,000. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है. बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट सोल्ड. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम क्योंकि ये आपका आगे भी यूज होगा.
So this information is useful in the next account also when we will prepare the building and equipment account. इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाना है सेलिंग प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड. एज यू कैन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन में केवल आपको इतना दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो सेल किया है उसकी कॉस्ट है 72,000. नो फर्दर इंफॉर्मेशन. सो यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑल्सो. फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. सबसे पहले आप लिख लीजिए कॉस्ट. कॉस्ट है 72,000. डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना चार्ज किया है ये जस्ट हमने निकाला है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड 48. तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो लेस कर दो तो बैलेंस बचा रिटर्न डाउन वैल्यू. इसको आप बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं. अब ये बुक वैल्यू 24,000 थी. इसमें आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ये भी आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा. वो अगर आप ऐड कर देते हैं बुक वैल्यू में तो सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगी. तो लेट्स सी कि ये प्रॉफिट आपको सेल पे कितना हुआ है, कहां दे रखा है. इनकम स्टेटमेंट में हमेशा प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन रहती है. तो यहां पर आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 12,000. सो डायरेक्टली वी कैन राइट इट. 24,000 बुक वैल्यू थी, प्रॉफिट 12,000 का हुआ है. इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 36,000. ये जो 36,000 आपकी सेलिंग प्राइस आई है ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट में यूज होगी. नाउ लेट्स सी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट. बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट ग्रॉस बेसिस पे बनाना है बिकॉज फिगर्स आर गिवन ऑन द ग्रॉस नॉट ऑन द नेट बेसिस. ये कैसे पता चलेगा? जब बैलेंस शीट में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा हो आइटम तो मान लीजिए ये मानना पड़ेगा आपको कि ये फिगर्स जो है वो ग्रॉस बेसिस पे हैं फिक्स एसेट के. नाउ लेट्स सी ओपनिंग बैलेंस 360. एज यूजुअल हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग की एंट्रीज कर दो आप पहले. और क्लोजिंग ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है. बिल्डिंग ओपनिंग था 360 एंड क्लोजिंग था 576. तो सबसे पहले हमने ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया. इसके बाद यहां पर हमेशा 3 आइटम आते हैं क्रेडिट साइड में. एक तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट सोल्ड, दूसरा सेलिंग प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड और लॉस ऑन द इक्विपमेंट सोल्ड. अगर लॉस नहीं है तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड में. तो ये 3 आइटम हमेशा आप याद रखना जो आएंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड 48,000 है. ये हमको स्टेटमेंट बनाने से पता चला था. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया था वो आप लिख दीजिए क्रेडिट साइड में. सेकेंड आइटम लिखना है सेलिंग प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड. ये अभी हमने स्टेटमेंट से निकाला है. सिंस इस क्वेश्चन में सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट आपका डेबिट साइड में आ जाएगा. प्रॉफिट ऑन इक्विपमेंट सोल्ड 12,000 डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में. वंस यू राइट ऑल दिस फिगर यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका 2,88,000. दिस इज व्हाट द परचेसेस ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर. इसके बाद आपको जो अकाउंट बनाना है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, लायबिलिटी साइड है. तो ओपनिंग आपका क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग आपका डेबिट साइड में आएगा. ये इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है तो डायरेक्टली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आप ले सकते हैं. वंस यू हैव टेकन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नाउ यू हैव टू सर्च फॉर कि P&L में कुछ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया है क्या. अगर बनाया है तो उसको प्रोविजन फॉर टैक्स में क्रेडिट करना है. तो P&L का जो भी प्रोविजन बनता है टैक्स के लिए वो आप प्रोविजन फॉर टैक्स को क्रेडिट कर देंगे. लेट्स सी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट you will see that here provision for taxation दे रखा है 88,000 का. तो provision for taxation जब दे रखा है 88,000 का so directly आप credit side में लिख सकते हैं 88,000. now the balancing figure जो भी आएगा आपका वो tax paid during the year. similarly same way में आपको proposed dividend का भी अकाउंट बनाना है. You can see in the question it was not mentioned. P&L आपको केवल P&L में यहाँ पर दे रखा है. P&L के बाद appropriation, dividend declare and paid during the year. But balance sheet में कोई proposed dividend का account नहीं है. Still you have to prepare the account. Opening balance nil, closing balance nil.
रीजन, देयर इज नो बैलेंसेस इन द बैलेंस शीट। फॉर्मेट हम वही फॉलो करेंगे, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको पी एंड एल से पता चलेगा। पी एंड एल में व्हाट वी हैव सीन इन पी एंड एल, it was given that dividend declared and paid during the year was 72,000, so directly हम लिखेंगे 72,000 and we will assume that there is no balances opening and closing, so whatever provision was made, it was paid, dividend already paid, so dividend paid during the year आ जाएगा आपका 72,000 यहाँ पर। now once you have made all the accounts, now you have to prepare the cash from operating activities, the most important item. now this statement, ये जो स्टेटमेंट आपको बनानी है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके लिए अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो वो आप ले सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेने के बाद आपको दो तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे एडलेस के, एक तो नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी द पी एंड एल। पी एंड एल में आप देखो यहां पर 84,000 नेट प्रॉफिट दे रखा है, इसके ऊपर के नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी कौन कौन से आइटम है। एक तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये एडजस्ट करना पड़ेगा। और आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन बीइंग अ नॉन कैश, ये तीन एडजस्टमेंट आपको इसमें करने पड़ेंगे। लेट्स सी वन बाय वन। तो सबसे पहले आप देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड बैक करना है आपको, जो डिडक्ट किया था उसको ऐड करना है। पीएनएल में जो जो डिडक्ट किए थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसको ऐड बैक करना रहता है। डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट हुआ था पीएनएल में बीइंग अ नॉन कैश, इसको ऐड बैक कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट पीएनएल में क्रेडिट हुआ था तो इसको लेस कर देंगे। ये आ जाएगा आपका कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मैंने आपको बताया था एक अलग स्टेटमेंट बनानी है आपको। चेंज इन करंट एसेट्स और चेंज इन करंट लायबिलिटीज से आपको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकलेगा। तो अभी क्वेश्चन में आपका जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ रहा है वो 1,66,800 आ रहा है, इट्स अ इनफ्लो। तो 2,20,000 जो कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल था उसमें आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऐड बैक कर दीजिए। टोटल कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आपका आ जाएगा 3,86,800। इसके बाद फाइनली आपको इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन नहीं है, इनकम टैक्स पेड जो किया है आपने, ये टैक्स प्रोविजन अकाउंट से मिलेगा आपको। टैक्स पेड जो आ रहा था आपका 86,800, ये डिडक्ट करना है। फाइनली यू विल गेट द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ वंस यू हैव कैलकुलेटेड द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब आपको केवल कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालना है। वो बहुत ही सिंपल है। ऑल द वर्क you have already done which is required to prepare these two statement, सारे अकाउंट्स बना के रखे हैं आपने, आपको इजीली पता चल सकता है। परचेस ऑफ लैंड, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो इन्वेस्टिंग में आती है। तो परचेस ऑफ लैंड आपका आया था 48,000, इसमें आउटफ्लो हो रहा है कैश का क्योंकि परचेसेस है, इसलिए ब्रैकेट्स में लिखा है। परचेस ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ये आप अकाउंट देखेंगे तो आपको दिखेगा बैलेंसिंग फिगर आ रहा था 2,88,000 का परचेस था, ये भी आपको ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज इट्स अ कैश आउटफ्लो परचेसेस से। सेल ऑफ इक्विपमेंट में जो आपकी सेल प्राइस थी वो कैश इनफ्लो हो रहा है फिक्स एसेट सेल करने से, तो इसको पॉजिटिव लिखना है। तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ रहा है आपका 3 लाख आउटफ्लो से निगेटिव, सो आउटफ्लो आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखिए आप। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर कैपिटल, मैंने आपको बताया था देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, तो डायरेक्टली आपको शेयर कैपिटल का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस में आप देखो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की पोजीशंस 3,60,000 थी तो अब हो गई है 4,44,000। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है का मतलब आपने शेयर्स इशू किए हैं, और इंक्रीज कितने का हो रहा है 84,000 का। तो देयर इज अ कैश इनफ्लो ड्यू टू शेयर कैपिटल। डिविडेंड पे किया है,
ये आपने अभी अकाउंट बनाया था प्रपोज डिविडेंड का, 72,000 का पे किया है, तो जब पेमेंट किया है तो आउटफ्लो हुआ है, डिविडेंड शेयर कैपिटल से रिलेटेड रहता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो आपको ये डिडक्ट करना है 72,000। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपका आ जाएगा 12,000 रुपीज, ये आपका इनफ्लो आ रहा है। वंस यू हैव प्रिपेयर्ड द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनली यू हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन ऑफ कैश। रिकंसिलिएशन में सबसे पहले आपको ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट लेना है विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट। इसके बाद नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3 लाख रुपए का इनफ्लो है तो पॉजिटिव लिखा हुआ है। इन्वेस्टिंग से आपको आउटफ्लो हो रहा है नेट 3 लाख का, तो आपने निगेटिव लिखा हुआ है, और 12,000 का फिर इनफ्लो हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। नेट आप देखेंगे 60,000 ओपनिंग बैलेंस था, इसमें आप 12,000 का नेट इंक्रीज हो रहा है 3 एक्टिविटीज से, वो ऐड कर दो तो क्लोजिंग बैलेंस आपका टैली होना चाहिए 72,000 विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैली हो रहे हैं थ्रू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो किया है आपने वो फुल्ली करेक्ट है।